गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा यार, थोड़ा सपोर्ट कर दोगे ना तो मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का। बस इतनी सी बात कहूँगा। देखो, सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किसने अंतर्दृष्टि शब्द का उपयोग किया। अंतर्दृष्टि गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। इसका मतलब पूर्णाकार होता है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अंतर्दृष्टि गेस्टाल्टवाद को शुरुआत किसने की थी? बर्दीमर ने की थी। और ये कहाँ से रिलेटेड है गेस्टाल्टवाद? जर्मनी से रिलेटेड है। मगर इनके साथ कौन था? कोहलर था, जिसने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोहलर। याद रखना। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं असामान्य मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, ये याद रखना। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, ये DSSB के क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। छात्र छात्राओं का सुदृढ़ीकरण कब किया जाता है? मतलब रीइंफोर्समेंट कब दिया जाता है उन्हें? रीइंफोर्समेंट क्या किसके लिए दिया जाता है? किसी भी व्यवहार को बढ़ाने के लिए। तो वांछित आचरण के तुरंत बाद दे दो उन्हें, मतलब जैसे ही उन्होंने कुछ रेस्पॉन्स दिया उसके तुरंत बाद दे दो। नेक्स्ट, और रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है सबसे ज़्यादा? स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अवयव होता है प्रेरणा। और प्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग किसने कहा है? कि प्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कहा है स्किनर ने। याद रखना। नेक्स्ट, समस्त शिक्षण सहयोगी समूहों में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सहयोगी समूह में। इसकी वकालत निम्न में से कौन सी विचारधारा करती है? तो देखो, व्यक्तिगत संरचनावाद नहीं होगा, सामाजिक रचनावाद होगा। सामाजिक संरचनावाद किसकी बात कर रहा है? सहयोगी समूह की बात कर रहा है। तो एक साथ सब लोग मिलके पढ़ें, तो ये किस में आएगा? सामाजिक संरचनावाद। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षण यंत्रों को विकसित करने के लिए किसने लोकप्रिय किया? तो ये किया है स्किनर ने। अगर आप में से किसी को पता हो शिक्षण यंत्र क्या है तो मेरे को भी बताना प्लीज़। ठीक है, मगर इसका आंसर मिल गया मेरे को सीधा कि स्किनर है। ठीक है, अब देखो, मारिया मॉन्टेसरी ये इटली की थी। साक्षर विधि इन्होंने दी, 3 से लेकर 7 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए, मतलब पढ़ाने पर, और इंद्रियों द्वारा सीखने पर जोर देती हैं। ठीक है, पियाजे क्या थे? पियाजे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक कहते हैं। इन्होंने संज्ञान पर काम किया। ठीक है, संज्ञानवाद के जनक हैं। और ये कौन है बताओ? रचनावादी कहे जाते हैं। कौन से? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए, खुद के 3 बच्चे थे। इंद्रिय जनित पूर्व संक्रियात्मक मूर्त अमूर्त 4 इन्होंने क्या दी? स्टेजेस दी। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, गणित पहेली को हल करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अच्छी है? तो देखो, गणित के लिए शास्त्रीय अनुकूलन। शास्त्रीय अनुकूलन तो किसका? पावलोव का है, इसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, अनुकूलन विधि कुछ होगी नहीं, इसमें होगा परीक्षण और त्रुटि विधि। ठीक है, बार बार आप ट्राई करोगे, बार बार कोशिश करोगे। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम के अध्यापन के लिए शिक्षक खेल विधि, परियोजना विधि और भ्रमण और निरीक्षण विधि को अपनाता है। तो ये सब क्या है? ये सब है शिक्षार्थी निर्देशित विधि। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आती हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सहकारी शिक्षण में क्या होता है? सहकारी मतलब होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो छात्र समूह में काम करते हैं। कैसे करते हैं? समूह में काम करते हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अच्छे मूल्यांकन का साधन नहीं है या विशेषता नहीं है? अच्छा मूल्यांकन विश्वसनीय, वैध और क्या होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। मगर अनुकूलता या अनुकूलनशीलता ऐसी कोई बात नहीं की। ये आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, क्विज वगैरह किस में आते हैं? ये आते हैं रचनात्मक आकलन, इसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कितना % होता है? 40% होता है, याद रखना। एक होता है समेटिव असेसमेंट, वो 60% होता है, वो भी याद रखना। ये इसमें क्या होता है? फीडबैक मिलता है, इसमें फीडबैक नहीं मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट, एक कक्षा में 63 छात्र हैं, तो 1:30 का रेशियो बताया प्राइमरी के लिए। 30 दूनी 60, तो 60 बच्चों पे 2 टीचर हो गए। अब 63, 3 ज़्यादा है तो मतलब कितना हो जाएगा? 3 टीचर हो जाए। ऐसा नहीं 3 ज़्यादा है तो 3 टीचर, तो 60 पे 2 बच्चे होते हैं, 60 से ऊपर होगा तो तीसरा टीचर लेके आओ। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। याद रखना। RT 2009। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, ये याद रख लेना। और क्या रखना? 135वां कंट्री बना था अपना इसे लागू करने वाला। ठीक है, सबसे पहले किस देश में लागू हुआ ये आप लोग बताना। ठीक है, नॉर्वे वगैरह में हुआ था या नहीं हुआ था, आप बता देना। नेक्स्ट, द्रव और क्रिस्टल बौद्धिक सिद्धांत द्वारा विकसित किया गया, ये किसने दिया था? ये दिया था रेमंड कैटल और हॉर्न ने। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये कैसा है? सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट, इन्होंने 2 तरीके ट्रेट बताए। द्रव इन्होंने बताया कि जन्म से मिलता है, आनुवंशिकता से मिलता है। क्रिस्टल होता है इसे हम अर्जित करते हैं, याद रखना।
ठीक है। और ये कैसा है बताओ, अशाब्दिक परीक्षण है रेमंड कैटल का। और बताऊँ इसके बारे में, ये जो आपके सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण है, ठीक, याद रखना आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कौन व्यक्तिगत मतभेदों का कारण नहीं है? तो देखो आनुवंशिकता पर्यावरण परिपक्वता होती है, मार्गदर्शन इसका कारण नहीं हो सकते, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा आनुवंशिकता का नियम नहीं है? आनुवंशिकता का नियम अभ्यास नहीं है, ये तो नियम तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तो थॉर्नडाइक के दिए हुए नियम है। 3 मुख्य नियम में से एक आते हैं, 1898 में दिए थे। एनिमल इंटेलिजेंस इसकी बुक है, CABD टेस्ट भी इन्होंने दिया था, ठीक है। और बताऊँ, क्रमिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है, याद रखना। कहाँ के थे ये? अमेरिका के। किस पे प्रयोग किए थे बताओ इन्होंने? बिल्ली पे। आंसर हो जाएगा बी, बाकी सब है आनुवंशिकता के सिद्धांत। नेक्स्ट, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण मतलब इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, ये तीनों स्पीच किसकी दी हुई? वाइगोत्स्की। चोम्स्की ने क्या दिया? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और यूनिवर्सल ग्रामर मेथड, ये 2 चीज़ याद रखो। सिंथेटिक स्ट्रक्चर इनकी किताब का नाम है, आंसर हो जाएगा ए। और वाइगोत्स्की ने क्या दिया? ZPD दिया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, याद रखना। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार जीवन के प्रारंभिक अवस्था में भाषा और विचार क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। और पियाजे क्या कहता है? पियाजे कहता है पहले विचार आएगा और फिर भाषा आएगी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, जी कारक सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये क्या है? स्पीयरमैन ने। जी का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस, एक होता है एस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अब एक चीज़ याद रखना, इस जी कारक सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? राजतंत्री सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। गाल्टन ने क्या दिया था? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत दिया था, और बुद्धि शब्द का सबसे पहले यूज किया था इसने, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दार्शनिक विकास के खाली स्लेट को यूज किसने किया है? मतलब दिमाग को खाली स्लेट बोला है जॉन लॉक ने, आंसर होगा बी, डायरेक्ट याद करने वाला। प्लेटो ने व्याख्यान विधि और अनुकरण विधि दी है, ये दोनों याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ये दिए बंडूरा ने। बंडूरा ने 4 स्टेप बताए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। बोबोटॉल एक्सपेरिमेंट भी इन्हीं का है, ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए सबसे अच्छी विधि। देखो अधिगम संबंधी अगर कोई समस्या आ रही है बच्चे को, तो सबसे पहले आप निदान करोगे, मतलब पहचान करोगे। निदान को इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस करना जरूरी है, पता लगाओ क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद उपचार हो, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, टेस्ट के अलावा निम्न में से सभी बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। तो देखो रोरसा परीक्षण, ये व्यक्तित्व का है, किसका? व्यक्तित्व का। प्रक्षेपी परीक्षण है, ठीक है, हरमन रोरसा ने किया था, ये 1921 में आया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 काले सफ़ेद, 2 काले लाल और 3 विभिन्न रंग के, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। स्टैनफोर्ड विनय ये कब आया था? 1905 में आया था, 30 क्वेश्चन थे। 1908 में जब रिवाइज हुआ था 59 क्वेश्चन हो गए थे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर डी है इसका। नेक्स्ट है, सामान्यतः कुसुमायोजित बच्चे कहाँ से आते हैं? बिखरे परिवार से आते हैं, जो डिवोर्स वगैरह हो जाता है, या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या मारपीट हो रही है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अनुभूति का घटक नहीं है? तो देखो भावनाएं नहीं होती, ये किसका घटक होता है? ये होता है भावनात्मक का, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब तक शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध पढ़ने और पढ़ाने से, ये कहा है स्किनर ने, ठीक है। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? सभी क्षेत्रों में, ठीक। संबंध प्रतिक्रिया, संबंध किसने बनाया था? घंटी का और उसका खाने का, पावलव ने बनाया था। 1904 में नोबेल मिला था, पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था इन्होंने। हॉफमैन मशीन थी जिस पर दर्शाया था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रभावशाली अधिगम के आयाम क्या हैं? सारे ही होते हैं, ठीक है। प्रभावशाली अधिगम किसने दिया था? गैने ने दिया था। इनकी किताब का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। पहला होता है सिग्नल लर्निंग, आखिरी होता है, सबसे आखिरी वाला होता है प्रॉब्लम लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले कारक कौन से होते हैं? पारिवारिक संघर्ष, ऊपर ही बता रहा था ना, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। अध्यापकों विद्यालय द्वारा किशोरों के लिए क्या नहीं किया जाना चाहिए? तो देखो अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अवहेलना मतलब उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति 1 करोड़ बार पूछी गई, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्रो एंड क्रो ने दी है। आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, क्रो एंड क्रो। अधिगम का सर्वाधिक उपयोग किस में बताओ? व्यवहार के रूपांतरित, कहते हैं ना रिलेटिवली परमानेंट चेंज, तो चेंज है ना, रूपांतरण मतलब चेंज, किसका? बिहेवियर का। इसमें से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? देखो परिपक्वता जरूरी नहीं है, जो नहीं सीखते, जो स्कूल नहीं जाते, वो भी परिपक्व होते हैं, ठीक है। संकेत अधिगम किसके अंतर्गत आता है? पारंपरिक अनुकूल मतलब पावलव। इसमें क्या होता है बताओ? इसमें जो सीखना होता है ना, वो परमानेंट लर्निंग नहीं होती, ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, और पावलव से रिलेटेड, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ बताना कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। बाकी प्लीज़ शेयर करके थोड़ा सपोर्ट करना। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।